डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो whenever we have the term scheduling, we knows that scheduling refers the things which we can decide by using a proper order. That means कि हम रियल लाइफ में कोई शेड्यूल बनाते हैं, कोई टाइम टेबल बनाते हैं। तो सिमिलरली जब हम सीपीयू की बात करते हैं और प्रोसेसेस की बात करते हैं, जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो देयर आर मैनी प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, एंड दिस इज द फैक्ट, बिकॉज मैनी प्रोसेसेस, दिस कैन लीड टू द मल्टी प्रोग्रामिंग। And in modern computing system, it is customary to have the multi-programming, because without the need of multi-programming we cannot have the good performance from a system. So multi-programming अगर use कर रहा है system, and it is the fact, that means many processes, many programs running in memory simultaneously. And if we have many programs in memory running simultaneously, then for multi-programming, they must execute simultaneously, यानी सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है। तो जब सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, दैट मीन्स के हाउ द सीपीयू विल बी ऑक्यूपाइड बाय ए पर्टिकुलर प्रोग्राम एट ए टाइम। ये तो हम जानते ही हैं कि सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि सीपीयू एक बार में एक ही प्रोग्राम को मिल सकता है। हमारे सिस्टम में एक ही सीपीयू होता है। तो अब सीपीयू की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि सीपीयू किस प्रोग्राम को कितनी देर के लिए हैंडल कर रहा है। सीपीयू इज़ टू फास्ट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि सीपीयू की स्पीड कीबोर्ड और मेमोरी से कई गुना फास्ट होती है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो हाउ अवर सीपीयू विल बी शेड्यूल्ड। सीपीयू विल बी शेड्यूल्ड कि सीपीयू का किस तरह मैनेजमेंट हो कि ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सके अकॉर्डिंग टू नीड। तो अकॉर्डिंग टू नीड के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और किस प्रोसेस को सीपीयू की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग से मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि सीपीयू का जो टाइम है, जो प्रोसेसिंग पावर है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच, मतलब सीपीयू पावर, प्रोसेसिंग पावर इज डिसाइडेड, or basically we can say divided among the different processes, लेकिन at a time only one process can have the CPU। तो शेड्यूलिंग से हमारा बेसिक मतलब ये है कि जो हमारी जो सीपीयू है, सीपीयू किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए मिलेगा, यानी किस प्रोसेस की कितनी देर के लिए प्रोसेसिंग करेगा। और उसके बाद जैसे कोई प्रोसेस P1 है, उसके बाद सीपीयू जो है नेक्स्ट
किस प्रोसेस को मिलेगा, नेक्स्ट विच प्रोसेस, और उस प्रोसेस को मिलने के बाद लेट्स से नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा P2। तो उस प्रोसेस को सीपीयू मिलने के बाद वो प्रोसेस फिर कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, P1 होगा या कोई नया और कोई प्रोसेस होगा, उसके बाद कौन होगा, कौन कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू किस ऑर्डर में किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए मिलेगा और कितनी देर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ये सारी चीज़ें हमारा जो है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग। दैट मीन्स कि एक शेड्यूल सीपीयू बनाता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर के लिए रन होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा परफॉर्म होता है। बाय यूजिंग दिस द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स वी हैव टॉक्ड अर्लियर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से मतलब यह है कि सिस्टम पर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। मेन मेमोरी एक है, सीपीयू एक है। तो सीपीयू बहुत सारे प्रोसेसेस को, एक्टिव प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लाता है और कुछ को मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाता है अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो सीपीयू एक, प्रोसेसेस बहुत सारे, मेमोरी सिंगल। तो सीपीयू मैनी प्रोसेसेस, सिंगल मेन मेमोरी और बहुत सारे रिसोर्सेस, मैनी रिसोर्सेस। तो इन सब के बीच जो कोऑर्डिनेशन बनाना है सीपीयू को, वो हमारा एक्चुअल है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, और एक रिसोर्स से एक प्रोसेस से रिसोर्स फ्री होगा तो दूसरे किस प्रोसेस को मिलेगा, कब सीपीयू मिलेगा, कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ऑल दीज थिंग्स आर ये सारी चीज़ें जो हमारी एक सिंगल हेड सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर स्टडी की जा सकती हैं। अब इसी के साथ हमारा टर्म आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो जब हमारा सीपीयू एक प्रोसेस पी आई लेट से स्विच होता है दूसरे प्रोसेस पीजे पर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस पीजे, तो क्या होता है, प्रोसेस पीआई की जो स्टेट है जहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, जैसे लेट से पीआई किसी स्टेट तक प्रोसेस हो चुका है। भाई मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस कम्प्लीटली एक बार में हमारा प्रोसेस हो जाए सीपीयू से। तो जितना ये प्रोसेस हो चुका है प्रोसेस पीआई, उसको सेव करके, उसकी स्टेट को सेव करके, सेव द स्टेट एंड इट विल स्विच टू प्रोसेस पीजे। उसके बाद जब प्रोसेस पीजे से स्विच होगा किसी तीसरे प्रोसेस पर, या ये भी हो सकता है ये वापस प्रोसेस पीआई पर ही आ जाए। तो जब ये पीआई पर आएगा तो फिर उसकी पीआई की पुरानी स्टेट से इसको फिर रिज्यूम करेगा। तो अगर प्रोसेस पीआई की स्टेट सेव नहीं होगी तो फिर जब सीपीयू उसको वापस मिलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है स्विचिंग ऑफ द प्रोसेसर सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस एंड सेविंग द स्टेट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस जिस पे वर्क कर रहा था। अब इसमें क्या होता है कि जब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है या सीपीयू शेड्यूलिंग होती है तो मैनी प्रोसेसेस आर देयर इन मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में होते हैं और
जब एक प्रोसेस से सीपीयू रिमूव हो जाता है तो फिर वो क्या है, वो प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है। आफ्टर सीपीयू इज प्रोसेस कम्स इन रेडी स्टेट आफ्टर सीपीयू इज रिमूव फ्रॉम इट। तो सिस्टम में क्या है कि बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में रहते हैं एंड दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए रेडी क्यू। रेडी क्यू, तो processes are waiting in ready queue for their turns to have the CPU. You are aware with the queue? तो रेडी क्यू में क्या है कि एक प्रोसेस जो प्रोसेस हो चुका है तो वो रेडी क्यू में बैक एंड पर आ जाता है, और जब सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करता है तो वो फ्रंट एंड से नेक्स्ट प्रोसेस को पिक कर लेता है।